नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम को लेकर लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है कि 15,000 की लिमिट हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब रोजाना होगी सुनवाई। लिमिट हटने से बढ़ जाएगी पेंशनर की पेंशन। लिमिट बढ़ने के क्या क्या पड़ेंगे पेंशनरों के पेंशन पर असर, तो हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आते हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के तहत निवेश पर लगे कैंप को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज से सुनवाई शुरू कर दी है। अब यह सुनवाई रोजाना आधार पर ही होगी। अभी अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये प्रति महीना तक सीमित है। इस लिमिट को हटाने को लेकर मामला कोर्ट में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त को भारत संघ और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा दायर याचिकाओं के उस बैच की सुनवाई स्थगित कर दी थी जिसमें कहा गया था कि कर्मचारियों की पेंशन को 15,000 रुपये तक सीमित नहीं रखा जाएगा। वहीं उनसे जुड़े मामलों को 17 अगस्त 2021 से प्रतिदिन करने का फैसला भी लिया गया था। जब कोई कर्मचारी ईपीएफ यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का सदस्य बनता है तो वो ईपीएफ का भी सदस्य बन जाता है। कर्मचारी अपने वेतन का 12% ईपीएफ में योगदान देता है और उतनी ही राशि एम्प्लॉयज द्वारा भी दी जाती है, लेकिन एम्प्लॉयर के योगदान में एक हिस्सा ईपीएफ का भी जमा होता है। ईपीएफ खाते में योगदान वेतन का 8.33% होता है। हालांकि अभी पेंशन योग्य वेतन अधिकतम 15,000 रुपये ही माना जाता है। इससे यह पेंशन का हिस्सा अधिकतम 1250 प्रति महीना होता है। पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट ऑफ ओटीमा मनी मैनेजर्स की स्थापना और सीईओ पंकज मठपाल बताते हैं कि अभी के नियमों के अनुसार यदि किसी कर्मचारी का वेतन 15,000 रुपये या उससे अधिक है तो उसका योगदान 1250 रुपये होगा, और यदि वेतन 10,000 रुपये है तो उसका योगदान 833 रुपये होगा। जब कर्मचारी सेवानिवृत्त होते हैं तब भी पेंशन की कैलकुलेशन करने के लिए अधिकतम वेतन 15,000 रुपये माना जाता है। इस हिसाब से एक कर्मचारी ईपीएफ के तहत अधिकतम पेंशन 7500 रुपये ही पा सकता है। पंकज मठपाल कहते हैं, अब यदि पेंशन योग्य वेतन से 15,000 रुपये का कैप निकाल दिया जाता है तो कर्मचारियों को 7500 रुपये से अधिक पेंशन मिल सकती है, लेकिन इसके लिए एम्प्लॉयर द्वारा ईपीएफ में योगदान भी अधिक करना ही होगा। सरकारी कंपनियों में भी यह योगदान हो सकता है, लेकिन निजी क्षेत्र की कंपनियों में कर्मचारियों की नियुक्ति सीटीई यानी कॉस्ट टू द कंपनी के आधार पर ही होगी, और ऐसे यदि एम्प्लॉयर ईपीएफ में अधिक योगदान करता है तो ईपीएफ में योगदान कम होगा या फिर कर्मचारियों के हाथ से मिलने वाले शुद्ध वेतन कम हो जाएगा। जो भी हो, सेवानिवृत्ति के बाद यदि अधिक पेंशन मिले तो मेरे हिस्से से तो यह अच्छा ही होगा। यहाँ औसत सैलरी यानी बेसिक सैलरी प्लस डीए से मतलब नौकरी छोड़ने से पहले के पिछले 5 साल की सैलरी का औसत है। पेंशन योग्य सेवा यानी नौकरी से गुजरी हुई अवधि। ध्यान रखिए कि ईपीएफ के तहत मैक्सिमम पेंशनेबल सैलरी लिमिट 15,000 रुपये प्रति माह तक है, यानी इतने ही बेसिक प्लस डीए अमाउंट पर पेंशन कटेगी, फिर चाहे कर्मचारी की सैलरी कितनी ही ज़्यादा क्यों न हो। यानी अगर किसी का मासिक वेतन 15,000 रुपये है तो नौकरी की अवधि 30 साल है तो उसमें सिर्फ हर महीने 6,828 रुपये की ही पेंशन होगी। और ईपीएफ का लाभ लेने की भी कुछ शर्तें रखी गई हैं, जिसमें कर्मचारी को ईपीएफ का सदस्य होना चाहिए। कर्मचारी का कार्यकाल कम से कम 10 साल तक तो होना ही चाहिए। कर्मचारी 58 साल की उम्र पूरी कर चुका हो। 50 साल की उम्र पूरी कर लेने पर 58 साल की उम्र से पहले भी पेंशन लेने का विकल्प चुना जा सकता है, लेकिन ऐसे में आपको घटी हुई पेंशन मिलेगी जिसके लिए फॉर्म 10D भरना होगा। कर्मचारी चाहे 58 साल पूरा होने के बाद ईपीएफ में योगदान कर सकता है या तो 58 साल से ही या फिर 60 साल की उम्र में भी पेंशन शुरू करा सकता है। 60 साल की उम्र से पेंशन शुरू कराने पर टाले गए 2 साल के लिए 4% सालाना की दर से बढ़ी हुई पेंशन मिलती है। कर्मचारी की मौत होने पर उसके परिवार पेंशन पाने का हकदार होगा।
अगर किसी कर्मचारी की सर्विस 10 साल से कम है तो उसे 58 साल की आयु के पेंशन अमाउंट निकालने का विकल्प मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।